गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो जो शीट का टाइटल है, शीट का टाइटल क्या है? शीट कहती है ए बेयर फेस्ड लाई। बेयर फेस्ड लाई क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई खुल्लम खुल्ला सीधा ही किसी से झूठ बोल देना, कोई प्लान्ड लाई। अब कैसा होता है ना, कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई मजबूरी है। लेकिन ये क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ झूठ बोल रहा है, मतलब ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है किसी को धोखा देने की मंशा से। ठीक है। और आपा इसको याद कैसे करेंगे? देखो लाए दिख गया, झूठ बोलना। और बेयर क्या होता है भाई? खुल्लम खुल्ला, कहते हैं सीधा ही मुंह पे झूठ बोलता है। बेयर इन्फिनेटिव नहीं पढ़ा था, यानी बिना किसी शर्म लिहाज के सीधा ये झूठ बोलता है, खुल्लम खुल्ला। ये था। देखो एक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट का एरर, क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। और साथ में ना अब की बार थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया जी? 2 वर्ड दे दिए। देखो लेवल अगर डिफ़िकल्ट था भाई तो थोड़ी सी आपकी सहूलियत कर दी। दोनों वर्ड्स, आपको ऐसा वर्ड चूज़ करना था जो दोनों वर्ड इसके अंदर फिट बैठ जाए, यानी भाई दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम हो। अब 5 ऑप्शन दे दिए भाई, इतना बड़ा क्लोज टेस्ट दे दिया और लेवल भी अच्छा दे दिया, तो आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत करने के लिए क्या चीज़ की गई? 2 वर्ड दे दिए भाई, दोनों का मीनिंग पता हो, दोनों अगर फिट बैठेंगे तो सही बात है ना भाई, दोनों सेम सेंस देनी चाहिए। मान लो यार किसी फिलर के अंदर पॉजिटिव वर्ड चाहिए, मैंने पेयर में डाल दी, मैं कहता हूँ ये दोनों आंसर जो होगा दोनों में से कोई वर्ड होगा। अगर पॉजिटिव वर्ड चाहिए भाई, अगर दोनों ही वर्ड पॉजिटिव है तभी तो मैं उसे ऑप्शन मार्क करूँगा। अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक तो फिट बैठ रहा है दूसरा फिट नहीं बैठ रहा, तो उस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इस तरीके से समझाने की कोशिश की। तो एक बार ही पढ़ते हैं और फिर देखते हैं हम। देखो कितने सारे ऑप्शन तो यूँ ही कट जाएंगे कि भाई इन दोनों, इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं मिलता, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए इस ऑप्शन को मैंने काट दिया। ठीक है। एक बार ही पढ़ते हैं हम थोड़ा सा क्या कहता है। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिलेटेड डाल दिया। देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। द यूनियन कैबिनेट है, जब इतना बड़ा है ना भाई तो भाई पहले इसको टुकड़ों में पढ़ लेते हैं, इसको वाले को पढ़ेंगे अभी सिर्फ हम। कहता है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। भाई जो केंद्र सरकार है ना, जो कैबिनेट है, उसने थोड़े से बदलाव कर दिए, उसने अप्रूव कर दिया किस चीज़ को? चेंजेस को। और चेंजेस भी कैसे है? कई सारे हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस। कहाँ पर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। भाई विदेश से हमारे देश में कोई पैसा इन्वेस्ट करे तो वो किस हिसाब से करे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, उसके क्या क्या क्राइटेरिया थे? एज क्यों द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू एंटर, कब किया कि भाई जब गवर्नमेंट तैयारी कर रही है एंटर करने की, लास्ट लैप ऑफ इट इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई सरकार का पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है, या भाई उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाली है, पुराना आर्टिकल है, तो उस टाइम पे इन्होंने बदलाव किया जब उनकी ये लास्ट ही पॉलिसी है। आगे कोई नई सरकार बनाएगी, इनकी बने या कोई और सरकार बने वो बनाए, इस सरकार की लास्ट पॉलिसी है। सेटिंग फेस अहेड ऑफ 2019 इलेक्शंस, कब? 2019 के इलेक्शंस के लिए सेटिंग फेस अहेड। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। की अमंग दीज वॉज द डैश डिसीजन। की अमंग दीज, भाई सीरीज ऑफ चेंजेस किए, ये खुद ही तो कह रहा है कैसे चेंजेस किए हैं जी, सीरीज ऑफ चेंजेस किए। और उन सीरीज ऑफ चेंजेस में भी की, यानी सबसे मेन चीज़ क्या की उसने? सबसे मेन चीज़ की अमंग दीज वॉज, इसकी के लिए वह भाई वॉज द डिसीजन टू डैश। इन चेंजेस में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसीजन क्या लिया? ये चेंज किया कि जो एक डिसीजन लिया टू डैश अप टू 49%, भाई 49% तक की ओनरशिप को हम करेंगे, डैश करेंगे, नहीं पता क्या करेंगे, फीलर दे दिया। ओवरसीज़, देखो ओवरसीज़ का क्या मीनिंग होता है जी? ओवरसीज़ की अगर बात करते हैं, ओवरसीज़ का मीनिंग होता है, खुद ही तो कह रहा है भाई ओवरसीज़, ये सारा समुंदर इसके भी हो रही है, यानी बाहर से आने वाली, दूसरी तरफ से आने वाली, भाई समुंदर पार से, यानी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, उसको लेकर कुछ बदलाव इन्होंने किए। ठीक है, इन्होंने बदलाव किए केंद्र सरकार ने, और वो भी कब किए? जब आगे इलेक्शन आने वाले, इनकी लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उस टाइम पे इन्होंने बदलाव कर दिए। और उसके अंदर क्या किया? फॉरेन एयरलाइन का भी बदलाव किया। फॉरेन एयरलाइन का क्या किया भाई? जो एयर इंडिया थी पहले सरकार पूरी कंट्रोल करती थी, फिर इन्होंने क्या किया? यही तो प्राइवेटाइजेशन था कि भाई आधी कंपनी बेच दो। पहले सरकार पूरी कंट्रोल करती थी तो सरकार का उस कंपनी पे, सरकार का उसके अंदर 100% हक था, लेकिन अब सरकार ने उस चीज़ को बेच दिया, तो सरकार ने क्या किया? 51% शेयर खुद के पास रख लिए, 49% दे दिए। अब 2 पार्टनर बन गए, एक तो हमारी गवर्नमेंट बन गई जिसके पास 51% है, और एक प्राइवेट प्लेयर जिसने शेयर खरीदे हैं वो बन गया, उसके पास कितने हैं जी? उसके पास में 49% है। ठीक है, इस तरह की कोई सेंस देना चाह रहा है। दिस कम जस्ट ए लिटिल मोर देन 6 मंथ्स, और ये आया भी कब है? अभी 6 महीने से ही थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ है। कब? जब कैबिनेट कमेटी ने कोई और
डिसीजन लिया है। नोड का मतलब होता है अप्रूव करना। जब कैबिनेट कमेटी ने कुछ और अप्रूव किया है, कब अप्रूव किया? फॉर ए स्ट्रेटेजिक डैश ऑफ द एयरलाइन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डैश ऑफ द एयरलाइन, ये सेंस दे रहा है। पहले पैरा को मैं एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड। कंक्लूजन में ये क्या कह रहा है इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कहता है केंद्र सरकार ने ना सीरीज ऑफ चेंजेस, बदलाव किए। किस चीज़ में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस में। कब किए? जब गवर्नमेंट तैयारी कर रही है अपना लास्ट लैप है इकोनॉमिक पॉलिसी का और आगे उसके इलेक्शन खड़े, उस टाइम पे इन्होंने कुछ बदलाव किए। और उनके अंदर भी जो मेन बदलाव था वो क्या था? आगे डैश दे रहे क्या था कि भाई 49% समुंदर पार, यानी दूसरे लोग, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करे, कोई प्राइवेट प्लेयर कर दे, हम बेच देंगे। किस चीज़ में? एयरलाइन के अंदर, एयर इंडिया के अंदर। और ये सब कब हुआ भाई? जब 6 महीने ही हुए थे, थोड़े से 6 महीने से ज़्यादा का ही समय था, जब भाई कैबिनेट कमेटी ने कोई और बिल पास किया था कि अप्रूव किया कि हम स्ट्रेटेजिक रूप से एयरलाइन को बेचेंगे। ये बात कह रहा है। ठीक है, पहला पैरा। थोड़ी सी सेंस तो आपने डेवलप कर ही ली होगी। अब एक बारी हम हमारे दूसरे पैरा को देखते हैं, कहाँ तक उठाएं इसको। एक सेकंड जी, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। देखो नेक्स्ट पैरा क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक एक बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे कहता है द रिलैक्सेशन इन ओनरशिप नॉर्म क्लियर द डेक फॉर पॉसिबल बिडर। भाई ओनरशिप आप खरीदो भी और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं। ज़्यादा टाइट कंडीशंस नहीं लगा रहे कि ये कंडीशन वाला ही खरीदे, कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। क्लियर करता है डेक। डेक एक तो ताश के कार्ड में होता है वो वाला डेक, और एक प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्लियर करता है प्लेटफॉर्म की भाई लोग क्यों खरीदेंगे, कोई फॉरेन की कंपनी आगे यहाँ क्यों पैसा लगाएगी जब हम उसे चांस देंगे। तो उसने क्या किया? रिलैक्सेशन दी है ओनरशिप के नियमों में और क्लियर कर दिया डेक। क्या क्लियर कर दिया जी? फॉर पॉसिबल बिडर की भाई जो जो बोली लगाएंगे, जो जो खरीदने वाले हैं। बोली कौन लगाएगा भाई? एयरलाइन बिक रही है तो आप और हम तो जाके बोली लगाने वाले नहीं। बोली कौन लगाएगा? बोली लगाएगी सिंगापुर की एयरलाइन, या फिर टाटा लगाएगा, या जेट एयरवेज लगाएगा। और साथ ही साथ किस हिसाब से बोली लगाएंगे? विद इट ओवरसीज इक्विटी एंड रूट पार्टनर। भाई उनके बाहर भी उन्होंने कोई एयरलाइंस में पार्टनरशिप कर रखी होगी, उस हिसाब से ये बड़े बड़े लोग इसमें बोली लगाएंगे। ठीक है, टू मेक ए मोर डिटेल कमर्शियल। साथ ही साथ क्या कहते हैं? एक मोर डिटेल कमर्शियल। भाई बेच रहे हो तो थोड़ा सा और डिटेल्ड विजन लो ना। कमर्शियल डैश ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए द स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर प्रेजेंट्स। ठीक है, सीधी सी बात क्या कहना चाहता है? सीधी सी बात इतने पैरा के अंदर ये कहना चाहता है जी, सीधी सी बात इस पैरा के अंदर ये कहना चाहता है कि भाई जो आप डिसीजन ले रहे हो ना बेचने वाला, उसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल कमर्शियल और चीज़ करोगे। और खरीदने वाला कौन है? जो लोग खरीदने वाले हैं उनको थोड़ी सी छूट दी है कि भाई आओ खरीदो, टाटा खरीदे या फिर सिंगापुर एयरलाइंस खरीदे, और थोड़ा सा बेचने से पहले हम लोग उसके ऊपर थोड़ा और काम करें, जज करें उन चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिलेटेड ये, थोड़ा नहीं समझ में आए तो पेशेंस रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड पैसेज है, इकोनॉमिक्स वालों को ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा। फॉर द फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट गवर्नमेंट, कहते हैं कैसी सरकार है? फिजिकली कॉन्स्ट्रेंट गवर्नमेंट है। कैसी सरकार है? फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट। देखो सेंस क्या देता है, कहता है फिजिकली कॉन्स्ट्रेंट गवर्नमेंट, यानी फिजिकल पॉलिसी भाई गवर्नमेंट की हालत खस्ता है, और कंस्ट्रेंड है मतलब गवर्नमेंट उसके पास में ना ज़्यादा पैसा वैसा है नहीं। भाई सीधी सी बात है, इकोनॉमी कैसी है? पुअर इकोनॉमी है। पहले आप किसी को सरकारी नौकरी दो, उसे अच्छी खासी सैलरी दो, फिर आप उसे पेंशन दो। तो सरकार इतना झंझट ही नहीं रखती। सरकार क्या कहती है? बेच दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, अपने आप बेच दो, अपने आप देखेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे। जब सरकारी कुछ होगा ही नहीं। कहते भाई सरकार कैसी है? इकोनॉमिक तौर से, फिजिकली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक तौर से गरीब है, यानी हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी एक पुअर इकोनॉमी है, ये सेंस दे रहा है। ठीक है, तो उस सरकार के पास और क्या है जी? द डैश कुड नॉट हैव कम सूनर। कहता है भाई आपको थोड़ी सी सेंस निकालनी पड़ेगी। मुझे ये पढ़ के पता लगा कि उसने एक बात कही, ये उस चीज़ को ना दो व्यू होते हैं। सरकार बेच रही है, हो सकता है ऑथर उसको क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन इसने तो पहले ही कह दिया कि सरकार कैसी है? गरीब सी है। तो ये क्या कहता है? विद द यूनियन बजट ड्यू सून एंड द गवर्नमेंट डैश शॉर्ट ऑफ इट्स बजट स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट गोल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज ऑफ एंड नवंबर ओनली 28% ऑफ द टारगेटेड। कहाँ है फुल स्टॉप? फुल स्टॉप से ही पढ़ते हैं ना, कहाँ है? विद द यूनियन बजट ड्यू सोन। भाई यूनियन बजट भी आने वाला है और गवर्नमेंट जो है ना शॉर्ट ऑफ है। गवर्नमेंट के पास शॉर्ट ऑफ, फिर इसका मतलब होता है कमी है। शॉर्ट ऑफ है किस चीज़ की? इट्स बजट स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट गोल। कमी है, शॉर्ट है, बजट के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो उस टाइम पे जो डिस इन्वेस्टमेंट का गोल है ना, देखो डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्ट किया, आपने पैसा डाला, आप मालिक बने। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब इस बिजनेस में आप अभी मालिक थे, अब आप अपनी पूंजी बाहर निकाल रहे हो, यानी आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो।
ठीक है। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का गोल है ना एयरलाइन वाला फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, भाई इस साल के लिए, एज ऑफ एंड नवंबर, आपने सीखा था दो एरोज के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कहाँ है, कहाँ है गोल फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर द मस्ट होप, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर भी पढ़ लो क्या कह रहा है। एज ऑफ एंड नवंबर, नवंबर का एंड आ रहा है, सिर्फ 28% ही टारगेट लिया गया है। 15,000 करोड़ हैड बीन रियलाइज, 15,000 करोड़ का ही टारगेट अचीव किया है। द होप, आगे होप क्या करता है, द होप मस्ट बी फॉर एंड डैश टाइम टेबल। आगे कहता है कि जी होप कैसी है, मस्ट बी फॉर एंड डैश टाइम टेबल। होप है आगे कैसा होगा भाई, देखो थोड़ा सी बात समझ लो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अभी कह रहा है कि शॉर्टेज है, इसको देख के मुझे पता लगा शॉर्ट ऑफ ना एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है जी शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। इसको क्वालिफाई कौन करेगा यहाँ, इसको क्वालिफाई करेगी कोई ना कोई एडवर्ब। यानी मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया हुआ कि फिफ्थ के अंदर एडवर्ब आनी थी फिलर पे, और आगे पता लगा, आगे कह रहे हैं कि अभी तक तो कमज़ोर है, अब आगे आप होप किस चीज़ की करोगे। भाई मैं किस दोस्त से मिलने गया, वो बीमार था, आगे मैं होप करूँगा कि वो अच्छा हो जाए, यानी जैसे हालात है उससे अलग हालात बदलें। अभी तक शॉर्ट है भाई, कमी है, लेकिन आगे वो चीज़ क्या होगी, आगे वो चीज़ बढ़ेगी, उसकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, यानी कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड आएगा। और फिर एक बात और पता लगी, एक बात और पता लगी, टाइम टेबल कोई नाउन है, एन कोई आर्टिकल है, यहाँ कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव भी कैसा आएगा भाई, एडजेक्टिव वो वाला आएगा जिसके अंदर कोई वोवल साउंड होगी। क्यों, क्योंकि आगे एन आर्टिकल दिखा। इतनी बात मुझे पता लग गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो सीधी सी बात, टाइम तो बचाना पड़ेगा। मुझे दिख गया इसने पैरा बनाया और आगे कोई फिलर नहीं था, तो मैं इसको ना भी पढ़ता ना तो भी मेरा काम चल जाता, लेकिन फिर भी अभी सीख रहे हैं तो मैं एक बार पढ़वा देता हूँ। स्टिल द फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर स्ट्रेटेजिक सेल डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ए सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन। ऑथर कह रहा है कि भाई भले ही आपने क्राइटेरिया सेट कर दिए कि इस इसको बेचेंगे, इसमें ये खूबी, हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, सारी बात ओके है, नेसेसरी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया गया, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप सेल करो, लेकिन फिर भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपने ग्राउंड्स बनाए हैं, जो आपने कंडीशंस लगाई हैं उनके ऊपर। यानी इसको खुद नहीं पता कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। कोई काम कर रहे हैं, अच्छा भी हो सकता है जी, बुरा भी हो सकता है। वही चीज़ ऑथर कह रहा है, प्राइवेटाइजेशन का कोई भरोसा नहीं, अच्छा रिजल्ट देगा इकोनॉमी पे, बुरा रिजल्ट देगा। आगे कहते हैं, गिवन द कैरियर्स एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ अबाउट 50,000 करोड़ एंड द फैक्ट दैट द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर इज़ लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन एयर इंडियाज डैश। कहता है भाई जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे ना, जो मेन इन्वेस्टर होंगे, भाई सिंगापुर की एयरलाइन इन्वेस्ट करे, टाटा इन्वेस्ट करे, जो मेन इन्वेस्टर होंगे वो किस चीज़ पे फोकस करेंगे। एक बात बताओ, कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उस चीज़ में ही तो पैसा लगाएगा जो उसको प्रॉफिट दे। तो यहाँ पर उनका लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन किस चीज़ पर होगा, आगे कह रहा है ऑन एयर इंडियाज डैश लॉन्ग 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 हॉल्ट इंटरनेशनल रूट्स भाई, and its fleet of more than 40 वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट डिसइन्वेस्टमेंट विल बी नीदर इजी नॉर गारंटेड। कहता है भाई जो पोटेंशियल प्लेयर होंगे ना, जो ये आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एयरलाइंस का, इसमें जो पोटेंशियल प्लेयर होंगे, जो मेन प्लेयर होंगे, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट शो करेंगे, वो इंटरेस्ट शो करेंगे आपके इंटरनेशनल रूट की फ़्लाइट्स के ऊपर। ठीक है, दिल्ली से कानपुर की फ़्लाइट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है भाई इतना अफोर्डेबल किराया देना पड़ेगा, तो ज़्यादा लग्जरियस फैसिलिटी वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। तो किस चीज़ पे फोकस करेंगे, इंटरनेशनल रूट के ऊपर, और साथ ही साथ फ्लीट होता है बेड़ा। जो आपके पास बेड़ा है ना, आपके पास जहाज़ हैं, वो 40 बड़े बड़े जहाज़ है आपके पास, एयरक्राफ्ट है, उनके ऊपर भी उनका ध्यान रहेगा कि हम इस तरीके से पैसा लगाएं कि वो हमारे अधिकार में आए। और भाई जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया, सरकार ने इन्वेस्ट किया, इसके अंदर पैसा डाला, कुछ साल चलाया, अब सरकार यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इजी भी होगी और सक्सेसफुल होगी भी, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये बात कहता है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा पढ़ के, इतना सा ही पढ़ के पता लगा कि जो इन्वेस्टर होंगे वो किस चीज़ में लाइकली इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ देखो है पोस्ट्रोफेस है, पोस्ट्रोफेस के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, ये इंडिया यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, लॉन्ग हॉल्ट भी आगे एडजेक्टिव की तरह ही काम कर गया, और इसके आगे रूट्स था, इसके आगे क्या था जी, रूट था, इंटरनेशनल रूट्स करके था कुछ, तो वो वहाँ पर इंटरनेशनल भी एडजेक्टिव की तरह काम किया, और वो जो रूट था वो भी वो नाउन की तरह काम किया। वे पोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव, पीछे वाला नाउन सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट कितनी दूर आया, रूट बना सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट कितनी दूर आया, रूट बना, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बनने दो, मतलब सब्जेक्ट नहीं बना, एक नाउन की तरह काम किया, तो भाई रूट इतनी दूर नाउन आया, बीच में इतने सारे एडजेक्टिव आए, आने दो। हमने सीखा था एन नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ सकते थे। तो मुझे ना इस सारी राम कहानी से एक बात पता चली कि यहाँ फिलर के अंदर भी कोई एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो इन्वेस्टर होगा वो उस चीज़ पे ही तो पैसा लगाएगा जो उसको कुछ निकाल के दे, कोई घाटे की डील में पैसा थोड़ी फंसाएगा अपना, इतना बड़ा व्यापारी। तो यहाँ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, ये सेंस मुझे मिल गई। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, एक सेकंड आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है भाई। इतना बड़ा पैसेज एसएससी प्री में नहीं आएगा, ना ही एचएसएससी में आएगा, लेकिन बैंक में आएगा और एसएससी मेंस में भी आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं। एट द वेरी लिस्ट द गवर्नमेंट नीड टू सेट। भाई एट द वेरी लिस्ट का मतलब क्या होता है? एट द वेरी लिस्ट का मतलब ही होता है एट लिस्ट। कहता है कम से कम सरकार को एक काम तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक काम तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नीड्स टू सेट ए डिस्टिंक्ट डैश रोड मैप, एक अलग से एक डिस्टिंक्ट रोड मैप। देखो डिस्टिंक्ट होता है ना अलग सा, भाई डिस्टिंक्ट देख के मुझे पता लगा कि कोई सेपरेशन की बात करेगा। देखो यहाँ इतनी सारी चीज़ें पड़ी, इतनी सारी शीट्स पड़ी है, हम हाथ मार रहे हैं ऑफिस में, हमें मिल ही नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे? इनको डिस्टिंक्ट, एक सेपरेट, एक क्लियर तरीके से रख दो ना, इस तरह की कोई सेंस करेगा आगे। क्योंकि डिस्टिंक्ट दे दिया, और रोड मैप कैसा होगा भाई? कोई सेपरेट होगा, कोई क्लियर होगा, कोई ईजी होगा, इस तरह का कोई फ्रेज आना चाहिए था आगे, डिस्टिंक्ट रोड मैप। और आना भी क्या चाहिए था? यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आता। देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे। फॉर दी सेल प्रोसेस, भाई सरकार, वो बंदा कह रहा होता है कि बेच लो यार, कोई बात नहीं, लेकिन एक रोड मैप तो बनाओ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होगी, कोई तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है। द अदर रिफॉर्म क्लियर्ड बाय द कैबिनेट वॉज द डैश डिसीजन। अगला रिफॉर्म जो कैबिनेट ने क्लियर करा वो क्या है जी? कोई डैश डिसीजन है, आगे कोई डिसीजन होगा। टू पुट 100% FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट अकम्पनीड बाय लॉन्ग शॉर्ट रिलैक्सेशन ऑफ मैंडेटरी लोकल सोर्सिंग नॉर्म। भाई इकोनॉमिक्स का है, सेंस नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हें ग्रामर पकड़नी थी, तुम यहाँ से भी क्लियर कर जाते, तुम्हें पता लगता कैबिनेट वॉज द डैश डिसीजन, कैबिनेट वॉज द डैश डिसीजन। अब भाई इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, अदर रिफॉर्म क्लियर्ड बाय द कैबिनेट, यहाँ डिसीजन कोई नाउन है, आगे दा कोई आर्टिकल है, मुझे पता लगा यहाँ कोई एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव कैसा आएगा? कोई पॉजिटिव, क्योंकि भाई कोई डिसीजन ले रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन ये खुद ही तो कह रहा है, ये खुद ही तो लगा रहा है। कहाँ है? एक मिनट। रिफॉर्म, ये तो बदलाव है, बदलाव के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो अच्छी ही तो चीज़ है, बदलाव के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से लाइन फिर पकड़ो, फुल स्टॉप कहाँ? आगे तक फुल स्टॉप है, देखो यहाँ इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है ना, इतने पे भी हमें सेंस मिल जाएगी। पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस हैड बीन ए मेजर इशू विद पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये एक मेन इशू रहता है पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ, इंक्लूडिंग एप्पल के साथ भी यहाँ तक। विच हैड रिपीटेडली अर्ज, जिसने रिपीटेडली अर्ज किया, सरकार से विनती की कि भाई टू टेक ए मोर डैश व्यू, कि आप ना थोड़ा सा और व्यू रखो, गिवन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सीधी सी बात है यार, ये सरकारी कंपनी है, सरकार इसको बेच रही है। आपको भी पता है कोई बिजनेस हम कर देते हैं, उसको खोल दिया, अगर वो घाटे में चल रहा है, आगे सरकार को दिख रहा है भाई पेंशन बांटनी, इतने टंटे कौन करेगा, तो भाई अगर वो चीज़ घाटे में चल रही है तो उसमें से क्या करो? पैसा अपना निकाल लो। लेकिन पैसा कब निकाल लोगे भाई? जब कोई इसे, एक मिनट, जब कोई इसे खरीदने वाला हो। खरीदने वाला कौन है? ये आदमी है जी। खरीदने वाला कौन है? ये अपने रतन टाटा जी हैं, सिंगापुर की एयरलाइन है, ये लोग खरीदेंगे सरकार के प्रोजेक्ट को। ये क्या कहते हैं सरकार से कि हम क्यों खरीदें, इनको तो पता है भाई इससे तो चल नहीं रहा, इसको तो बेचना है, तो ये क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़े से ना कायदे कानून में हमें और ढील दो। और ऐसा होता ही है, हम दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम व्यापारी से मोल भाव नहीं करते क्या? तो ये वैसे ही मोल भाव कर रहे हैं सरकार से कि हमें थोड़ी सी और ढील दो। और इतनी ऐसा मोल भाव इवन कौन कर रहा है? एप्पल कंपनी वाले भी कर रहे हैं, तो भाई करेंगे, उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है। ये था मेरा पैसेज, थोड़ा सा अच्छा लेवल था, इकोनॉमिक्स की बात थी इसमें। बेसिकली किस चीज़ की बात की? इसमें प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग बात की। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये बेच रहे हैं, एयरलाइन को बेच रहे हैं, और पता नहीं ये निर्णय कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा, ख़राब होगा, इसका रिजल्ट तो बाद में ही पता चलेगा। इस तरीके की कोई सेंस दे रहा है, सरकार को थोड़ी सी एडवाइस भी दे रहा है कि भाई भले ही बेच दो लेकिन एक रोड मैप भी तैयार करो और ढंग से बेचो, चीज़ को ढंग से ऑपरेट करो, इस तरह की सेंस दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं हमारा फिलर। कहाँ है फर्स्ट फिलर? कहाँ है फर्स्ट फिलर? की अमंग दीज वाज द डैश डिसीजन, डैश डैश डिसीजन। देखो
कहाँ है वॉज दी डैश डिसीजन टू डैश, डिसीजन टू दिख गया तो मुझे पता लग गया आगे कोई ना कोई वर्ब लगाएगा, है ना। और दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो कैप दोनों की पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो अगर एक वर्ड नहीं आ सकता तो दूसरा भी नहीं आ सकता, यानी एंटी वाले तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, एंटी वाले तो आ ही नहीं सकते। तो देखो क्या नहीं आ सकता भाई, स्पन का मतलब होता है अधिकार या दावा त्याग देना, और प्रोमोट, आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो आप उस चीज़ से जुड़ गए, यानी एक तरह से आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो मुझे पता लगा इन दोनों का मीनिंग तो अपोजिट था, तो ये वर्ड तो आ ही नहीं सकते। एक पॉजिटिव सेंस देता था, एक नेगेटिव, ये वर्ड तो आ ही नहीं सकता था। फिर बात आई स्ट्रेटेजीज या फिर ऑथोराइज की। स्ट्रेटेजी होता है कोई युक्ति बनाना, ऑथोराइज होता है किसी को अथॉरिटी देना। तो भाई सरकार ने कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई ही नहीं, यही तो कह रहा है कोई रोड मैप बनाओ, या इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी की सेंस नहीं देता। क्यों नहीं देता? आप थोड़ी सी बात को पकड़ो, देखो थोड़ी सी सेंस को पकड़ो, इससे ऊपर जाओ। अब इसको स्क्रीन को छोटी करेंगे तो ऑप्शन उड़ जाएंगे, बड़े पैसेज में ये भी तो दिक्कत है। कहाँ कहता है, देखो कैबिनेट ने कोई चीज़ अप्रूव की है ना, तो कैबिनेट ने क्या चीज़ अप्रूव की होगी भाई, कोई बिल अप्रूव किया होगा। और बिल अगर आप अप्रूव करोगे ना तो वो बिल क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा, लोगों को या किसी चीज़ को, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करेगा, उसे एक तरह का परमिट देगा कि ये काम करो। अथॉरिटी थोड़ी देगा, अथॉरिटी तो जब देता भाई कि हाँ तुमको ये चीज़ करनी ही करनी है। अब उस बिल ने तो सिर्फ और सिर्फ इनको अलाउ किया है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम करना चाहते हो तो आ जाओ। अथॉरिटी थोड़ी दे दी कि तुम्हें करना ही है। इसीलिए ना ये भी कट जाता, ये वाला भी कट जाता, बचते ये दो ऑप्शन। क्या बचते? दो ऑप्शन। एन कैश होता है, एक तो मीनिंग होता है कैश, पैसा इसके अंदर ही लिखा है। दूसरा क्या होता है, जब हम चेक ले लेते हैं कैश के बदले, उस चीज़ को भी कहते हैं, और ये वही सेंस देता है गिव अवे। तो भाई बिल ने क्या किया होगा, बिल ने क्या किया, बिल ने सिर्फ इनको अधिकार दे दिया, अलाउ कर दिया कि अगर आप करना चाहते हो तो आ जाओ। लेकिन ये तो कह रहे गिव अवे कि दे ही दिया, तो ये सेंस भी नहीं आती। फिर क्या बचता आंसर? आंसर सिर्फ बचता बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो कहाँ है। दिस कम जस्ट ए लिटल मोर देन 6 months आफ्टर द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर गिव इट्स नोट फॉर ए स्ट्रेटेजिक डैश। नोड यानी अप्रूवल दिया, ए आर्टिकल, स्ट्रेटेजिक डैश क्या लगाता मैं यहाँ पर, कोई ना कोई नाउन लगाता। भाई सीधी सी तो बात कह रहा है सरकार अपना पैसा निकाल रही है, तो और इसने इसके अंदर भी लिखा हुआ है, देखो कितनी बार इसने दिखा दिया इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कई बार डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड भी आ गया। अगर सेंस भी नहीं निकाल पाते तो भी पता लग जाता आपको कि यहाँ पर तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता, लेकिन एक बार ही हम सेंस उठाने की कोशिश करते हैं। देखो सीज तो होता है जब्त कर लेना। सीज क्या होता है जी? जब्त कर लेना। एक्सप्रोप्रिएशन का मीनिंग भी वही होता है, जब्त कर लेना, किसी की संपत्ति को आप अपने अधिकार में कर लो, फोर्सफुली ले लो या जब्त कर लो। तो भाई सरकार तो अपना अधिकार छोड़ रही है, जब्त थोड़ी कर रही है, सरकार तो अपना अधिकार छोड़ रही है। तो ये तो बिल्कुल ही एंटोनिम्स थे, ये तो आ ही नहीं सकता था। ऑक्यूपाई और वैकेंसी, देखो ऑक्यूपाई भी नहीं कर रही, सरकार तो छोड़ ही रही है। डेस्टिट्यूशन होता है भाई गरीबी, यहाँ गरीबी जैसी कोई सेंस ही नहीं दे रहा, गरीबी या फिर कोई अभाव किसी चीज़ का, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं बचता। क्या ऑप्शन बचता? डिस इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर ही तो कह रहा है पहले आपने इन्वेस्ट की, अगर मैं इस इतने को काट देता, एक सेकेंड रुको भाई, अगर मैं इस इतने ऑप्शन को हटा देता तो ये क्या कहता है, ये यही तो चीज़ कह रहा है कि भाई पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, पहले तो आपने क्या किया है जी, इन्वेस्टमेंट किया, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी पूंजी को आप वहाँ से निकाल रहे हो। ठीक है, और ये डाइवेस्टमेंट का मीनिंग भी डिसइन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन ये सी ही बनता। अब बात कर लो थर्ड की, टू मेक ए मोर डिटेल कमर्शियल डैश, क्या होना चाहिए? आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप क्या करोगे? ओपिनियन तो होता है सिर्फ एक राय, सिर्फ एक राय थोड़ी रखोगे, वो तो जज करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि ये डिसीज़न फ़ायदे का है घाटे का है, इससे हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये एसेट बेच रहे हैं इसकी कितनी संपत्ति होगी। ओपिनियन यूँ कट जाता, सिर्फ एक विचार थोड़ी रखेंगे, वैलिडिटी जैसी कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दिस हट गया, ना एस्पेक्ट आता ना इशू आता, सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट। जज तो करेंगे ना भाई, कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं प्रोज एंड कॉन चेक कर लो, इसके क्या बेनिफिट होंगे क्या नुकसान होगा, तो हम एटलीस्ट जज तो करेंगे उस चीज़ को कि क्या फ़ायदा देगी ये चीज़। ठीक है, ये सेंस दे रहा है। अब पढ़ लो एक बारी फोर्थ को, फॉर द फिजिकली कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट द डैश, पहले ही बोल रहा है कि सरकार की हालत खस्ता है, फिजिकली कंस्ट्रेंट है, गरीब है, तो ये डिसीज़न कैसा होगा? गरीब का मतलब भाई पैसे वैसे नहीं है उनके पास, बजट में दिक्कत है, तो ये डिसीज़न कैसा होगा? एक सेकेंड,
देखो मेरे मुंह से स्किप हो गया, द डैश कुड नॉट हैव कम सूनर। तो भाई ऐसी हालत है सरकार की, ऑल ऑफ दिस तो हटा दिया, यहाँ नहीं सेंस देता। वर्डिक्ट होता है दोषी और प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल, ये दोनों वर्ड आपस में एक तरह का मीनिंग ही नहीं देते, मीनिंग नहीं देते तो यहाँ आ भी नहीं सकते थे। इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट, इम्पैक्ट तो डिसीजन का होगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ कभी भी जल्दी नहीं हो सकती, सरकार ने देर कर दी इनको बेचने में भी, थोड़ा पहले ही बेच देती, इनकी इतनी खस्ता हालत थी, इतनी माली हालत थी। बेचते कैसे, कांग्रेस थी उन्होंने नहीं बेचा, वो जिन चलाते रहे जैसे धक्के मार के चल रही थी, ये आए इन्होंने बेचना शुरू कर दिया जी कि नहीं चल रहा तो बेच दो भाई, कोई धक्का थोड़ी है। तो यहाँ पर डिसीज़न लगता, ठीक है डिसीज़न लगता, क्योंकि ना कोई नेगोशिएशन की बात इस पैसेज में नहीं कर रहा, नीचे लास्ट में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ तक तो कोई नेगोशिएशन की बात ही नहीं कर रहा, इसे भी हटाता। ये दोनों वर्ड ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, ऑल ऑफ दिस भी नहीं बनता। इम्पैक्ट या इफेक्ट तो किसी निर्णय की बात होती, इम्पैक्ट इफेक्ट तो आएगा ही बाद में, उसकी बात थोड़ी करे, कह रहे ये डिसीजन तो जल्दी से नहीं आया, इनको जल्दी ले देना था, इस तरह की सेंस देता। आगे देखो, फिफ्थ में मैंने बताया था शॉर्ट ऑफ एक तरह का फ्रेज होता है, फ्रेज होता है इसका मतलब होता है कमी होना, इसको क्वालिफाई कोई ना कोई एडवर्ब करती। अब भाई एडवर्ब करती तो आप मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट ऑफ था, अब यहाँ लिख लेते हैं आप, शॉर्ट ऑफ था, भाई एक बात बताओ, फेयर तो नहीं आता, कमी है किसी चीज़ की तो वो फेयर थोड़ी है, डेफिनेटली चीज़ थोड़ी लगाओगे। श्योर सर्टेन ये तो ऑलरेडी मेरे एडजेक्टिव हो जाते हैं, जब दो कट गए तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं आ सकता, या तो बनता मियरली या फिर बनता स्लाइटली, या तो बनता मियरली या फिर लगता स्लाइटली। लेकिन बात समझने की कोशिश करो, देखो ये भी हटा, एडजेक्टिव था, फेयर एडजेक्टिव था, डेफिनेटली एडवर्ब थी, यूं भी हट जाता, ऑल ऑफ दिस भी हटा दिया, ऑप्शन बचे दो। इन दो में से ना स्लाइट का मतलब तो होता है थोड़ा सा तो है, स्लाइट का मतलब तो होता है थोड़ा सा तो है। स्लाइट कोई मेरे से बोल दे भाई हाँ झूठ बोलता है, आप कहते हैं थोड़ा सा तो बोल देते, थोड़ा सा तो चलता है स्लाइटली, तो भाई थोड़ा सा नहीं, यहाँ तो क्लियर कट ही कह रहा है कि बहुत कमी है, थोड़ा सा क्या है, कमी ही तो है, शॉर्ट ही तो है, फंड है ही नहीं, कमी है, तो स्लाइटली वाली सेंस यहाँ पर नहीं जचती। फिर क्या बचता, यही बचता। और भाई किसी चीज़ की कमी हो तो वो कमी कैसी होगी, एक्सट्रीमली कमी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में वो चीज़ है, कहते हैं कोई भी चीज़ करो एक्सट्रीम तरीके से करो, हद से करो तो हद से बढ़ के करो, तो कहते हैं भाई शॉर्टेज भी कैसी है, एक्सट्रीम कमी है, हालात सुधर ही नहीं सकते, और कमी है इसीलिए वो फुली का मतलब होता है चिंता की बात, परेशानी की तरीके से, कमी भी कैसी है, चिंता की बात है। तो यहाँ मुझे पता लगा इसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगी भी ना तो भी वो एडवर्ब कोई नेगेटिव होगी, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को लगाया, ठीक है। अब एक बारी सिक्स्थ को पढ़ना पड़ेगा ऊपर जाके हमें, सिक्स्थ कहाँ है, द होप मस्ट बी फॉर एंड डैश टाइम टेबल। देखो होप की बात कर रहा है, कह रहा है अभी तक तो हालात ख़राब है, कमी है, आगे होप की बात कर रहा है, एन आर्टिकल है, यहीं से पता लग गया था कि एन आर्टिकल आगे कोई नाउन तो कोई एडजेक्टिव आएगा, ये तो सबसे आसान था, कोई एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव कैसा आएगा, पॉजिटिव है क्योंकि उम्मीद कर रहा है। और भाई देखो अगर उम्मीद करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ की तो करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत अच्छी हो जाए, ये थोड़ी कहूँगा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत और ख़राब हो जाए, तो ऐसा कहते भी हैं तो ना लगाते कि मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत और ज़्यादा ख़राब ना हो, तब भी मैंने पॉजिटिव ही तो उम्मीद की, तो होप तो पॉजिटिव चीज़ की लगाएगा, इसीलिए तो कहते हैं भाई पॉजिटिव बनो, आशावादी बनो, अच्छी होप रखो लाइफ के प्रति। तो भाई यहाँ मुझे इतना देख के, ये तीन चार चीज़ें देख के मुझे पता लगा, इसको देख के मुझे पता लगा आगे पॉजिटिव, होप को देख के ही पॉजिटिव, एन को देख के पता लगा कि कोई चीज़ जो भी आएगी उसकी साउंड कैसी होगी, उसकी साउंड वोवल होगी, और यहाँ देख के पता लगा आगे नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा। बस ये तो मेरे ख्याल से सबसे आसान था, सब बच्चों का ही ठीक होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, सीख रहे हैं। ऑल ऑफ दिस तो पहले ही हटा दिया। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, तो भाई स्लो होप थोड़ी, आगे चीज़ें इंप्रूव होएगी, स्पीड बनेगी। लेथार्गिक भी मतलब होता है स्लो, ये भी नहीं बनता भाई। इन एक्सपेडेंट या फिर इम्पॉलिटिक, तो भाई इम्पॉलिटिक जैसी यहाँ पर कोई भी सेंस उत्तर नहीं दे रहा था, कोई भी सेंस नहीं दे रहा था, इसे भी हटाओ, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही बचा। और इनका तो मीनिंग भी नहीं पता होता तो भी काट देते, वोवल साउंड नहीं थी, वोवल साउंड नहीं थी तो ये भी कट जाता, जब दो कट गए तो ये भी कट जाता, फिर क्या बचता, इन दोनों में से बचता। और ये भी मुझे इम्प्रूव करनी थी, स्पीड और बढ़ानी थी, यानी इंक्रीज या फिर एक्सेलरेटेड लगाता, ठीक है। एक बारी सातवें को पढ़ो, सातवां कहाँ है, सातवें में कहता है कि भाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखो सेवन्थ में क्या कहता है कि इन्वेस्टर्स किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जो चीज़ उनको बेनिफिट देगी। भाई घाटे के सौदे में व्यापारी पैसा थोड़ी लगाएगा, ये कोई हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारी थोड़ी, तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो अच्छी चीज़ में पैसा लगाएंगे तो फिर क्या होगा। देखो
फ्यूटाइल तो होता है व्यर्थ में बह जाना, कहता भी है ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन टू वेन, या फिर फ्यूटाइल एफर्ट, जो व्यर्थ में चीज़ चली गई। तो ऐसी चीज़ पे पैसा थोड़ी लगाएंगे जो व्यर्थ हो। फ्यूटाइल हट गया, ऑल ऑफ दीज हट गया जब एक ऑप्शन नहीं आ पाता, फ्रूटफुल हो जाता या फिर लुक्रेटिव हो जाता, पोटेंशियली और लाइकली आना ही नहीं था, कोई एडजेक्टिव चाहिए था, लाइकली तो एडवर्ब थी, इसको भी हटा देते। इन दो में से कोई एक बचता, फ्रूटफुल और लुक्रेटिव ये आना था जो आपको बेनिफिट दे, है ना। अब इनमें कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन भाई क्यों लगाना, लगाना ही नहीं, ये सेंस ही नहीं देता। सेंस ही यहाँ पर क्या देता, कैसा सौदा हो, कहते भी मुनाफे के सौदे में पैसा डालो, तो वो फ्रूटफुल हो वो चीज़, इसीलिए लगाता। प्रैग्मेटिक तो होता है, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक भी होता है प्रैक्टिकल, यहाँ वो सेंस ही नहीं देनी थी। ठीक है, एक बारी कौन से पे आ गए आप, 8th पे आ गए। चलो फिर 8th को देख लो। एट द वेरी लीस्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू सेटअप ए डिस्टिंक्ट डैश रोड मैप। भैया पता ही लग गया, रोड मैप है, कोई एडजेक्टिव लगाऊंगा और कैसा लगाऊंगा, कोई क्लियर जो भाई एक सेपरेट डिस्टिंक्ट हो। देख लो, ये तो बिना पढ़े ही दिमाग में आ गया भाई, रोड मैप कैसा होगा। जो मैप क्यों बनाते हैं भाई, यहाँ से यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैप क्यों आवश्यकता है, ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो, सिचुएशन मेरे सामने क्लियर हो। तो रोड मैप कैसा बनाना पड़ेगा, क्लियर बनाना पड़ेगा। यूनिवोकल वेग तो होता है नॉट क्लियर, यूनिवोकल भी वही होता है। ठीक है, ये दो तो वैसे ही सेंस नहीं देते। एब्सर्ड जो भाई सेंस ही नहीं देता, सबसे एब्सर्ड ऑप्शन है। और फजी होता है धुंधला, तो वो भी क्लियर की सेंस नहीं देता। ऑल ऑफ दिस भी हट गया, बचा क्या, अनइक्विवोकल या फिर अनएम्बिजियस। अनएम्बिजियस होता है जो दो मीनिंग दे, कंफ्यूजिंग, और अनइक्विवोकल भी दो मीनिंग देता, तो ये सारे ही हट जाते। इनमें तो वर्ड ही एक बचता, क्या, क्लियर या फिर शॉर्ट। अब मैं आपसे एक बात कह सकता था, ये तीनों सिनोनिम्स थे, ए सी डी का लगभग सेम मीनिंग था, तो भाई कौन से वाला लगाते, बी एंटोनिम था। अब तो बात क्लियर होगी, अगर ये हो सकता था तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, इससे अच्छा इनमें से कोई भी नहीं बचता ही ये। अगर तुम सेंस भी नहीं पकड़ पाते तो यूँ बिठा लेते। बाकी पता ही लग गया, रोड मैप हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 9th को देखें एक बारी। द अदर रिफॉर्म क्लियर्ड बाय द कैबिनेट वाज द डैश डिसीजन टू पुट 100% एवडे। मैंने अभी तो आपको बोला, रिफॉर्म कर रहा है, बदलाव कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ के लिए कर रहा है, तो वो निर्णय कैसा होगा, वो डिसीजन कैसा होगा, वो डिसीजन महत्वपूर्ण होगा, एमिनेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्रूशियल होगा, वाइटल होगा, एसेंशियल होगा, पाइवोटल होगा, क्रिटिकल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। इनमें से कोई भी लगा देते, बिल्कुल ओके हो जाता। ठीक है, क्योंकि भाई डिसीजन वो इंपॉर्टेंट होगा, जो बदलाव करने वाला निर्णय होता है हमारे जीवन में या किसी भी चीज़ में, वो तो महत्वपूर्ण ही होगा ना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है। दिस हैड बीन ए मेजर इशू विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एप्पल। एप्पल के लिए भी विच हैड रिपीटेडली अर्ज गवर्नमेंट, वो सरकार से क्या कहते हैं, थोड़ी सी ढील बरतो तभी इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट टू टेक ए मोर डैश व्यू, थोड़ा सा और व्यू रखो, कैसा व्यू रखो, अब स्ट्रिक्ट व्यू थोड़ी रखेंगे, स्ट्रिक्ट व्यू तो नहीं रखेंगे। कंसंट्रेटेड फोकस्ड की कोई बात ही नहीं, जब वो अपना पैसा निकाल रहे हैं तो उन्हें क्या कंसंट्रेशन बच गई, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस भी हट गया, क्या बचा, जेनियल या फिर चिपर। देखो इनका मतलब होता है लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी से भरा हुआ, लाइवली या फिर ब्रिस्कली, यहाँ एल वाई आना था, ब्रिस्की नहीं ब्रिस्कली, एडवर्ब की तरह काम कर जाते। तो वैसी तो कोई सेंस दे नहीं रहा, वो तो कह रहा है जी कम स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ज़्यादा कठोर कानून मत बनाओ, ज़्यादा कठोर नियम मत करो, हमें व्यापार करने में आप सहूलियत दो, हमें व्यापार करने में आप क्या दो, सहूलियत दो। इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड बनता जी, यहाँ पर वर्ड आपका बनता बिनाइन, क्या बनता, बिनाइन वर्ड बनता। और बिनाइन रूट वर्ड से तो हम बहुत पहले मिले हैं। बिनाइन का मतलब होता है नॉट हार्मफुल, नॉट स्ट्रिक्ट। ठीक है, पढ़ा तो था, बिनाइन कैंसर होता है, मेनाइन कैंसर होता है। बिनाइन का मतलब बिगनिंग स्टेट है, कोई हार्मफुल चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये था क्लोज टेस्ट, थोड़ा अच्छा लेवल इसका था, देख लो आप, आधा घंटा सिर्फ इसी को समझाने में लग गया, अच्छा लेवल था भाई इसका। आगे पढ़ो। वी सी, देखो एरर में अगर सेंस नहीं निकाल पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, एरर में सेंस नहीं निकाल पाए, ग्रामर का एरर है भाई, ढूंढ लोगे। सेंस नहीं भी निकाल पाए तो भी ज़्यादा समस्या नहीं है, कोशिश करो निकल जाए, नहीं निकाल पाए तो डिसअपॉइंट नहीं होना। वी सी सिटीजन्स हु आर क्वाइट इररिस्पॉन्सिबल एंड कंटिन्यू टू गो जॉगिंग बिटवीन मिड डे एंड 2 PM। भाई इसके अंदर क्वाइट का एरर मिला, वर्ड का एरर मिला, सेम पेयर का एरर मिला। ये वाला क्वाइट नहीं, ये वाला क्वाइट तो होता है साइलेंट, हम क्लास में भी तो बोलते हैं कीप क्वाइट, साइलेंट रहो भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ, ये तो वो वाला क्वाइट होता है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था कि लोग कैसे हैं, पूरी तरह से इररिस्पॉन्सिबल है, मुझे यहाँ पर ये वाला क्वाइट चाहिए था, ये वाला क्वाइट चाहिए था। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है जी, कम्प्लीटली, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है जी, कम्प्लीटली, ये वाला क्वाइट चाहिए था। आगे बढ़ो, आगे कहता है जी, बिसाइड सेंट्रल बैंक दे हैव बीन एग्रेसिव इन बाइंग फिजिकल गोल्ड टू कुशन फॉलिंग करेंसीज। भाई सेंट्रल बैंक और क्या करते हैं, देखो
बिसाइड से जोड़ रहा है यानी आगे पीछे कहीं बात बता रहा था। एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब होता है जब खाली बिसाइड लगाते हैं तो कहता है बगल में। अभी हमने पीछे शीट में किया था ना, हस्बैंड वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वाइफ वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, ऐसा कुछ सेंटेंस किया था तो वो उसकी बगल में बैठी थी। टेंस आइडेंटिफिकेशन की शीट में था, मेरे को याद आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ बिसाइड्स का क्या मतलब था, के अलावा। ये आगे कोई बात कर रहा है कि वो तो ऐसे कर रहे हैं, उनके अलावा ये सेंट्रल बैंक भी ऐसा कर रहा है। तो भाई यहाँ पर दे कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पर दे कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा कि कौन कर रहा है। इसे सेंस देनी थी कि सेंट्रल बैंक भी कर रहा है। इसे ना यहाँ पर इस हैव बीन का डूअर इस सेंट्रल बैंक को होना था। ये बात मुझे इस बिसाइड को देख के पता चल गई। जैसे हम कहते भी हैं भाई कि वो तो ऐसे कर ही रहे हैं, तुम भी ऐसे कर रहे हो। ठीक है भाई, वो तो ऐसे कर ही रहे हैं, तुम भी ऐसे कर रहे हो, तो वही तो सेंस दे रहे हैं कि आगे की कोई बात कह रहा है वो तो ऐसे करते हैं, सेंट्रल बैंक भी ऐसे ही कर रहा है। और जब सेंट्रल बैंक ऐसे कर रहा है तो मुझे सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना है। तो यहाँ पर दे, सिंपल दे पर्सनल प्रोनाउन से बात नहीं बनेगी। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे इसका एम्फेटिक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, देमसेल्फ्स मुझे लगाना पड़ेगा एम्फेटिक प्रोनाउन। भाई सेंट्रल बैंक देमसेल्फ, सेंट्रल बैंक्स जो है वो भी ये काम कर रहे हैं। हैव बीन एग्रेसिव, वो भी क्या कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह को परचेज करना चाह रहे हैं। किस लिए, जो करेंसीज वगैरह गिर रही हैं उसको कुशन करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। कुशन का एक मतलब तो वो गद्दा वगैरह, गद्दी वगैरह होती है, दूसरा मतलब होता है सेव करना। दूसरा मीनिंग क्या लगता है जी, सेव करना। अब बात करते हैं एक बारी थर्ड एरर को। देखो थर्ड एरर में क्या कहता है, इसमें तो बहुत बेसिक सा एरर है। द फैक्ट दैट द क्राउड्स गोट लार्जर एंड लार्जर आर, भाई यहाँ इतना पढ़ के एरर मिल गया। फैक्ट कोई नाउन, और नाउन के लिए वर्ब आती है। फैक्ट अकेला है तो फैक्ट इज एस होता तो आ रहा था, तो यहाँ पर भाई फैक्ट इज लगाते ना, द फैक्ट इज आगे बात कर देगा। सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब का एरर था। फोर्थ को पढ़ो, फोर्थ में क्या कहता है, द मानसून हैज़ सो फॉर डिलीवर्ड 36% लेस रेनफॉल देन नॉर्मल, अब तक 36% से कम बारिश दी है नॉर्मल से, सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जब से सीजन स्टार्ट हुआ ऑन जून 1। क्यों, ड्यू टू डिले ऑफ सीजनल रेन, मौसमी बारिश हुई नहीं। ऑन सेट का मीनिंग होता है जी बिगनिंग, स्टार्टिंग किसी चीज़ की। ऑन सेट को कैसे याद रखोगे, कहता है ऑन हूँ, सब कुछ सेट है, चलो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्या करते हैं जी, अब हम स्टार्टिंग करते हैं। ऑन सेट का मीनिंग क्या होता है जी, बिगनिंग, बिगनिंग। ठीक है, कोई एरर नहीं था, सेंटेंस तो ये ओके ही था। फिफ्थ को पढ़ लो, फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है जी अथॉरिटीज़ बैंड एल्डर कार्स विद हायर एमिनेशन लेवल फ्रॉम द रोड्स इज एन अटेम्प्ट टू ऑफसेट ए पीक इन एयर पोल्यूशन। ऑन सेट का मतलब स्टार्ट करना, ऑफ सेट का मतलब होता है बैलेंस करना, कोई चीज़ को बैलेंस करना। कह रहा है भाई ये वही बात है, दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ियां बैन नहीं कर दी थी क्या, उसी के बारे में बात करेंगे। अथॉरिटीज़ ने पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया, भाई नहीं लेके आनी दिल्ली में, ताकि आप क्या करोगे, पोल्यूशन को थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके, थोड़ा सा कम किया जा सके। बैलेंस नहीं होता, थोड़ा सा कम किया जा सके। ऑफसेट का मीनिंग होता है बैलेंस। लेकिन ये क्या कह रहा है, बैलेंस कैसे करोगे, इन गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इन्हें हटा को थोड़ा सा कंपनसेट कर दोगे। बढ़ तो अभी भी रहे, और गाड़ियाँ भी बढ़ा रही है, लेकिन इनको हटा के थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, इस तरह की सेंस देता है। एरर की बात आई एल्डर, देखो एल्डर तो ना ब्लड रिलेशन में बताता है। माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, मेरी बड़ी बहन मुझसे बड़ी है। माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, ये बात करता है। लेकिन जब भाई थिंग्स की बात करेगा या और कोई बाहर की बात, एल्डर, अब कार में और आप में कोई ब्लड रिलेशन थोड़ी है, कार में और आप में कोई ब्लड रिलेशन थोड़ी है, तो यहाँ पर तो ओल्डर कार आनी चाहिए। ओल्ड स्कूल बोलते हो, एल्डर स्कूल बोलते हो, ओल्ड स्कूल बोलते हो, ओल्ड बैग बोलते हो, ओल्ड मेथड बोलते हो, तो वहाँ उसी तरह क्या लगाओगे, ओल्डर कार्स लगाओगे। ठीक है क्या। सिक्स्थ को पढ़ लो एक बारी। सिक्स्थ क्या कहता है, सिक्स कहता है फ्रॉम कंपनीज बिल्डिंग पाम साइज सैटेलाइट्स टू दोज एमिंग टू प्रोपेल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। भाई कंपनियां है ना पाम साइज, हथेली जितनी सैटेलाइट्स बना रही है, किन के लिए, उन लोगों के लिए, लोगों के लिए क्या, उन ऑर्गेनाइजेशन, उन देशों के लिए जो प्रोपेल सैटेलाइट्स को भेजना चाहते हैं। प्रोपेल का मतलब होता है अट्रैक्ट, या फिर उस चीज़ को करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, प्रेरित करना, उस सैटेलाइट्स वगैरह के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, उनके लिए पाम साइज सैटेलाइट्स भी बना रही है। कैसे स्पेस के अंदर भेज रही है, और कैसे भेज रही है, क्लीनर फ्यूल के तौर पे। ये एक न्यू वेव है, किस चीज़ की न्यू वेव है, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की। इस स्टार्टअप्स के लिए वर्ब आ गई आर, मशरूमिंग इनटू इंडिया। देखो मशरूमिंग इनटू नहीं, मशरूमिंग इनटू नहीं भाई, मशरूमिंग इनटू नहीं, यहाँ आपको लगाना था मशरूमिंग इन इंडिया। एग्जैक्ट जो फ्रेज यूज़ होता है मशरूमिंग इन होता है, मशरूमिंग इनटू नहीं, मशरूमिंग इन यूज़ होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू ग्रो। कोई चीज़ आपके देश में, आपकी कंट्री में स्टार्ट हो रही है टू ग्रो, या फिर स्प्रेड कर रही है फास्टली। अब कोरोना भी तो फैल रहा है,
उसके लिए भी लगा दो, जल्दी से स्प्रेड हो रही है, कोई टेक्निक ग्रो कर रही है, फैल रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये इसके अंदर था एरर, और कुछ भी नहीं था। टू इंडिया कैचिंग द अटेंशन, और भाई अटेंशन कैच करेगा किसकी, इन्वेस्टर्स की, कि भाई किन उत्सुक हो जाओ, ज्वाइन करो हमारे प्रोग्राम को, इस तरह की बात कर रहा है। आगे क्या कहता है, 7th में क्या कहता है, It would be futile to think that foreign government and organization with their deep pockets and expertise would not have figured out the real state of affair। भाई फ्यूटाइल मतलब कहता है ऐसा व्यर्थ होगा ये ना सोचना, इट वुड बी फ्यूटाइल टू थिंक, ऐसा सोचना ही बेकार होगा कि जो विदेश की सरकारें और ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ की कंपनियाँ या जो वहाँ की सरकारें, उनकी इतनी डीप पॉकेट है, उनके पास अच्छा पैसा है और इतने सारे एक्सपर्ट है, वो ये बात नहीं सोचेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले रियल स्टेट ऑफ अफेयर, मुद्दों का असली कारण क्या है। वही प्राइवेटाइजेशन वाली बात करें कि भाई बाहर के लोग कंपनियां खरीदेंगी, सरकारें हमारे देश में पैसा डालेंगी प्रोजेक्ट पे, तो वो सारे लूप होल्स, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। यहाँ बात आई रील की, रील नहीं होता, रील तो होता है जी घूमना, रील का मतलब तो होता है घूमना, टू रिवॉल्व, चक्कर काटना, इस तरह की सेंस देते हैं रील। यहाँ पर तो क्या आना था, यहाँ पर आना था रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स की, जो भी मुद्दे हैं ना उनका वास्तविक में परिस्थिति क्या है, वो ये सारी चीज़ें देखेंगे पैसा लगाने से पहले। कौन देखेगा, सरकार भी देखेगी और बाहर की कंपनियां भी देखेंगी भाई, ये था। ठीक है, अब आ जाओ आप 8th पर। 8th पे क्या कहता है, द IWC इज़ मेंटेनिंग इट्स बैन ऑन कमर्शियल वेलिंग। IWC भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का नाम है कैपिटल में, वो क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, बैन लगा रखा है कमर्शियल वेलिंग, वेल का बिजनेस वगैरह नहीं करना, एक कुछ अच्छे कारणों के लिए, अच्छी बात है। और वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग इन जापान दिस वीक। IWC भाई जो इंटरनेशनल इनकी होगी कोई कमेटी वगैरह, वो इस चीज़ पर लगाती है कि बैन करना है, वेल्स वगैरह को नहीं मारना, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करना, खाना पीना भी इनको नहीं है भाई, इनको खा पी जाओगे मर जाएंगे, ये फिर विलुप्त हो जाएगी प्रजाति, तो इनका बिजनेस भी नहीं करना और इनको खाना पीना भी नहीं है। इस चीज़ पे बैन लगा रखा है इन्होंने अच्छे कारणों के लिए। और वर्ल्ड लीडर जो जापान में इकट्ठे हो रहे हैं इस हफ्ते, शुड नॉट टर्न, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड आई। देखो, शुड नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई, यूँ मैं कह दूँ कोई एरर नहीं, टाइपिंग का ही एरर हो गया। और इडियम्स जब लगती हैं भाई तो उन्हीं फॉर्म में लगती हैं जैसी हो, इडियम एक्चुअली में होती भी यही है, टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का क्या मतलब होता है, हरियाणवी में भी तो एक कहावत कहते हैं कि आपका बेटा कुछ भी करता है आपको कुछ दिखता ही नहीं, आपकी आंखें बंद है, यानी आप क्या करते हो, उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहे हो। तो ये वही तो बात कर रहा है, टू इग्नोर, कि भाई जापान में वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, यूँ तो वो इतना ड्रामा करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वेल पर हम बैन लगाते हैं, कमर्शियल यूज़ तौर पर यूज़ नहीं करना इसको, और आप क्या कर रहे हो, एक ब्लाइंड आई मत करो, उस मुद्दे को इग्नोर मत करो, उस पर कोई एक्शन लो। तो यहाँ टाइपिंग का एरर कह लो या ईडीएम का एरर कह लो, टर्न ए ब्लाइंड आई आना था। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई आना था। कहता है किस चीज़ को इग्नोर मत करना, जो क्रूल तरीके से असॉल्ट करते हैं ना वेल्स को, नॉर्थ पैसिफिक में प्लान करके, क्रूल होता है निर्दयी तरीके से हत्या करते हैं उनकी, उस चीज़ को ब्लाइंड आई मत करना, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करो। आगे 9th में क्या कहता है जी, वाइल द सेंटर हैज़ डिवोटेड ग्रेटर अटेंशन टू टर्शरी केयर एंड डिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थ्रू फाइनेंशियल रिस्क protection initiatives such as Ayushman Bharat, several states remain laggards when it comes to creating a primary health care system with well-equipped PHC as the unit। सेंस नहीं निकाल पाए, तुम्हें सेंस निकालनी भी नहीं थी, तुम्हें एरर ढूंढना था। ग्रामर कहती है इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं था, नो एरर था। लैगार्ड का मतलब होता है पिछड़ जाना, ठीक है, कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस ओके था। सेंस वेंस मत पकड़ो, सेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ सेंस की आवश्यकता होगी बता देंगे। ठीक है, देखो 10th में क्या कहता है जी, 10th में कहता है द वेसल्स एमिनेंट डिपार्चर फ्रॉम कुशीरो ऑन द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होक्काइडो टू किल वेल्स ड्रू condemnation as Japan and its pro-whaling Prime Minister Shinzo Abe prepare to host G20 leaders in Osaka। हाँ ठीक है, आ जाओ, इसके अंदर सेंस की आवश्यकता है जी। वेसल्स क्या होती है, देखो वेसल्स होते हैं ये जहाज वगैरह को ले जाने के लिए शिप है। इस शिप के अंदर और छोटी सारी शिप्स हैं, उन चीज़ को उसको क्या कहते हैं, वेसल्स कह देते हैं। वेसल्स वगैरह होती है भाई, शिप्स वगैरह के बेड़े को समुद्र में ले जाने के लिए एक बड़ी चीज़ लगाते हैं, उसे वेसल कहते हैं। शिप से थोड़ी सी बड़ी होती है, जहाज ही होता है, शिप से थोड़ी सी बड़ी ही होती है और जहाज ही होता है एक तरह का। यहाँ एरर मिला एडजेक्टिव का, यहाँ ये वाला एमिनेंट नहीं, यहाँ ये वाला एमिनेंट लगाना था मुझे। क्यों लगाना था आप समझो, ये वाला एमिनेंट और इस वाले एमिनेंट में फ़र्क है। इस वाले एमिनेंट का मतलब तो होता है कोई चीज़ फेमस है, भाई कोई चीज़ फेमस है, प्रसिद्ध है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो वेसल जाएंगे ना, और इस वाले एमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ शीघ्र ही होने वाली है,
लाइकली टू हैपन वेरी सून इन फ्यूचर, तो ये यही तो कह रहे हैं कि जो ये वेसल्स जाएंगी ना एमिनेंट डिपार्चर, उनका डिपार्चर फेमस थोड़ी है, उनका डिपार्चर शीघ्र ही होगा भविष्य में। ये जो वेसल्स जाएंगी इनका जो ये वाला, एक सेकंड, इसका जो ये वाला डिपार्चर होगा भाई, इसका जो ये वाला डिपार्चर होगा, कहाँ से होगा? कुशीरो से। कहाँ तक जाएगी? नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होकिडो तक। किस लिए जाएगी? टू किल वेल्स, उन वेल्स को मारने के लिए। इस डिपार्चर के लिए मैंने बताया ना, पोस्ट्रोफेस लगा रहा है, एक वेसल थोड़ी जाएगी, बहुत सारी जाएंगी। तो प्लूरल नाउन के आगे, जब प्लूरल नाउन के बाद जब पोस्ट्रोफेस लगती है तो सिर्फ और सिर्फ साइन लगाता है। देख लो यहाँ इसने सिर्फ साइन लगाया। एमिनेंट एडजेक्टिव डिपार्चर नाउन, इस डिपार्चर के लिए वर्ब आगे ड्रू। उसने क्या किया? कंडेमनेशन, आलोचना की वजह है वो। क्यों? क्योंकि भाई जापान और उसका प्रो वेलिंग प्राइम मिनिस्टर जो इतना वेल करते हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं G20 को होस्ट करने की, सम्मेलन को। कहाँ? ओसाका में। बेसिकली एडजेक्टिव का एरर था, इस डिपार्चर नाउन के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए था, और ये वाला एडजेक्टिव नहीं। फेमस थोड़ी होगी वो चीज़ आगे ही होने वाली है। लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो चीज़ आगे भविष्य में क्या होगी, होने वाली, ये एडजेक्टिव का एरर था। यही थी हमारी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। 6 को हमारा नया बैच आया था। अगर आपका कोई भाई बंधु रह गया हो तो अभी भी हमसे आके जुड़ सकते हैं SSC और HSC के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।